हर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एटम से बना हुआ है, जैसे आप, मैं, फुटबॉल, आइसक्रीम, पिज्जा, कार्स, रोड, हवा, सब कुछ एटम से बना हुआ है। सो एटम आखिर है क्या? आप सोच रहे होंगे एटम शायद ईंट की तरह है। सॉलिड सब्सटेंसेस में ये सारे एटम्स बहुत करीब होते हैं, इसलिए सॉलिड सब्सटेंसेस हार्ड होते हैं, एंड लिक्विड और हवा में ये सारे एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर होते होंगे, है ना? वेल, आप सही है, बट पूरी तरह से नहीं। एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस पूरी तरह से खाली होता है। चलिए इमेजिन करते हैं एक एटम के अंदर आखिर होता क्या है। ये एक फुटबॉल स्टेडियम साइज का स्पेस है। सोचिए कि ये स्पेस पूरा खाली है, ठीक है? तो इस स्टेडियम में हम एक छोटा सा फुटबॉल रखते हैं, बाकी सारा स्पेस पूरी तरह से खाली है। एक एटम इसी तरह का होता है। इवन एक आयरन एटम में भी एक छोटा सा हिस्से में पूरा मास रहता है और बाकी हिस्सा पूरा खाली रहता है। साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यह डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने एक पतले गोल्ड फॉइल में से अल्फा रे भेजा। अल्फा रे एक्चुअली लाइट नहीं होता, अल्फा रे होता है स्मॉल पार्टिकल का फ्लो। ज्यादातर अल्फा रे गोल्ड फॉइल के आर पार हो गया, मतलब गोल्ड में ज्यादातर हिस्सा खाली है। बहुत ही थोड़ा सा अल्फा रे एक छोटे एंगल में डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बहुत ही छोटे से एरिया में रहता है, क्योंकि अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स का फ्लो है। सो अल्फा रे रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पर बहुत ही निमित मात्र एरिया में, और बहुत ही थोड़ा सा अल्फा रे का फ्रैक्शन 180 डिग्री एंगल में डिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। मतलब वो कोई ठोस मास के साथ टकराया होगा, लेकिन वो इतना ही थोड़ा सा अल्फा रे का फ्रैक्शन था कि रदरफोर्ड पूरी तरह से निश्चित हो गए कि एटम के अंदर पूरा मास एक छोटे से स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। सो रदरफोर्ड का मॉडल बहुत ही सिंपल था। एटम के बीच में रहता है न्यूक्लियस, जिसमें ऑलमोस्ट एटम का पूरा मास रहता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है अलग अलग ऑर्बिट्स में, और बीच का पूरा हिस्सा खाली रहता है। बट रदरफोर्ड के मॉडल में एक प्रॉब्लम था। अगर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो वो समय के साथ एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होने के साथ साथ वो अपना एनर्जी खोने लगेगा और न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, और ऐसे होते होते एक दिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर क्रैश कर जाएगा, मतलब एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। एटम खुद ब खुद डिस्ट्रॉय नहीं होता। नील्स बोर ने ये फॉल्ट ठीक किया। नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने के वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज लूज नहीं होता। इन ऑर्बिट को हम डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मॉडल में ये सारे ऑर्बिट को इंग्लिश लेटर से डिनोट किया जाता है, जो के से शुरू होता है, जैसे के, एल, एम, एन एक्सेट्रा। हर ऑर्बिट को एक लेटर से डिनोट किया जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, पर उनका नेचर ऑपोजिट होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सो एटम को न्यूट्रल बनने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली यही होता है। इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं और एटम न्यूट्रली चार्ज्ड होता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को हम के, एल, एम, एन एक्सेट्रा से डिनोट करते हैं। क्या हर ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है? एक्चुअली नो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज इक्वल टू 2n²। यहाँ पे n होता है एनर्जी लेवल, मतलब के सेल के लिए n इक्वल टू 1। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1²। एल ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 2² इज इक्वल टू 8। ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। के में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन चला गया एल सेल में। अब एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। नाउ टेक अनदर एलिमेंट
जिसमें थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, लाइक कैल्शियम। कैल्शियम हैज 20 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स गया के सेल में, फिर एल सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन गोज देयर और बचता है 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब एम सेल 18 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, 2 into 3 square is equal to 18, तो बाकी 10 इलेक्ट्रॉन्स गया एम सेल में। एक्चुअली नो, एटम्स ऑलवेज एक स्टेबल स्टेट जाता है और सबसे स्टेबल एलिमेंट्स जो होते हैं नोबेल गैस, उनके आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऑलवेज 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो हर एटम अपने आउटमोस्ट शेल में ऑलवेज 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है। सो आउटमोस्ट शेल में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। सो हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स वो नेक्स्ट सेल में, मतलब एन सेल में चला जाएगा। अब कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 20 प्रोटॉन्स भी होंगे। इसका मतलब है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। हम एटॉमिक नंबर नीचे यहाँ पे लिखते हैं और ऊपर जो 40 है वो कैल्शियम का मास नंबर। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम होता है। मतलब कैल्शियम में न्यूट्रॉन का नंबर है 40 - 20 इज इक्वल टू 20। एटॉमिक मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर का सम होता है। लुक हियर, यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स भी है, 2 के शेल में, 8 एल शेल में एंड 1 एम शेल में। और सोडियम का मास नंबर है 23, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम है 23। अब हर एटम का एटॉमिक नंबर एक्सक्लूसिव होता है। एटॉमिक नंबर बदल जाना मतलब वो एलिमेंट दूसरे किसी एलिमेंट में बदल गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर के ऊपर केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। पर कभी कभी एक एलिमेंट्स के अलग अलग वेरिएंट होते हैं जिनके न्यूट्रॉन नंबर अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 वेरिएंट है जिनके एटॉमिक नंबर सेम है पर इनके न्यूट्रॉन नंबर अलग है। ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इनके प्रोटॉन नंबर सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। इसका मतलब है इनके केमिकल नेचर सेम है पर इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है। इन्हें कहते हैं हम आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स आर वेरिएंट ऑफ पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट व्हिच डिफर्स इन न्यूट्रॉन नंबर। मतलब ये किसी एलिमेंट के वेरिएंट्स होते हैं जिनके न्यूट्रॉन नंबर अलग होते हैं पर इनके प्रोटॉन नंबर सेम होने की वजह से इनके केमिकल नेचर सेम होते हैं। इसका मतलब है 2 एलिमेंट्स के प्रोटॉन नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, पर 2 एलिमेंट्स के मास नंबर सेम हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन के मास नंबर सेम है, इन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स। सो आइसोबार्स में मास नंबर सेम होते हैं पर इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर अलग होने की वजह से इनके केमिकल नेचर पूरी तरह से अलग होते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर।